ये बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? अलीना, आयशा, यस सर। सिद्रा, यस सर। यूसुफ, जिले। जी जिले, आवाज आ रही? चलें। डॉक्टर जो आपको आ रही है ना मेरी बात? यस सर। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बस आज हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी। छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, वो अब आपको ढूंढ को करवाने लगा हूं। तो मुझे बताइए, हमने नर्व इंजरीज कर ली हैं? हमने नर्व इंजरीज कर ली है ना? एक्सियल नर्व, रेडियल नर्व। यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस भी कर लिया ना, उसके वो क्लम के पास यस से और सर। पास से। ठीक है। उसके बाद हमने लोअर लिम्ब की नर्व्स कर ली, पुडेंडल नर्व इंजरी वगैरह, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। यस सर। ठीक है, वो भी कर लिया हमने। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग करते हैं जी। अच्छा, हमने वो भी कर लिया। एक मिनट बस, हमें देख लेने दें। ट्यूमर्स कर लिया हमने। यस। आउट। टोडो जी आउट। ट्यूमर कर ली। हाँ, उसके बाद आगे लिखें जी। शॉगरेन सिंड्रोम। ये नहीं ना किया? नो सर नहीं किया। चलें जी, शॉगरेन सिंड्रोम लिखें। छोटा सा है टॉपिक। इट इज ऑटोइम्यून डिजीज। शॉगरेन सिंड्रोम लिखें जी। इट इज ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है। जो कि आपके आपकी अपनी इम्यूनिटी, आपके ग्लैंड्स को डैमेज करती है। स्पेशली आपका जो स्लाइवा प्रोड्यूस होने वाला स्लाइवरी ग्लैंड, और आपके जो आंसू प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड है, जो हमारी आंखों में टीयर्स हैं। टीयर्स प्रोडक्शन कौन सा ग्लैंड करता है? लैक्रिमल ग्लैंड। और सलाइवा कौन प्रोड्यूस करते हैं? तीन ग्लैंड्स होते हैं। तो आप बस लिख ले सलाइवरी ग्लैंड। तो स्पेशली पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होते हैं शॉगरेन सिंड्रोम में, ये डिस्ट्रॉय होते हैं। ये डैमेज होते हैं। तो शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर कौन सा ग्लैंड, बेसिकली शॉगरेन सिंड्रोम क्या है? जी ऑटोइम्यून डिजीज है। एक आपकी अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही ग्लैंड्स को डैमेज करती है, जिसमें आपका लैक्रिमल ग्लैंड भी आ जाता है, जिसमें आपका स्लाइवरी ग्लैंड भी आ जाते हैं। इवन आपके और भी ग्लैंड्स हैं, लाइक जो आपके वजाइना में हैं, जो वजाइना को लुब्रिकेट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके ग्लैंड्स जो हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं बाय शॉगरेन सिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर? आगे चलो। डॉक्टर जोया। यस सर। अच्छा, उसके बाद अब ये जो शॉगरेन सिंड्रोम है, इसमें हमारे लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, हमारे ग्लैंड्स के अंदर घुस जाते हैं और ग्लैंड्स की तोड़ फोड़ करते हैं। तो अब आप सब लोग लिखें कि जब आपका लैक्रिमल ग्लैंड डैमेज होगा, आप मुझे बताएं, क्या टीयर्स प्रोड्यूस होंगे? नहीं होंगे ना। तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। तो शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? ड्राई आइज। और जब आंखें ड्राई होती हैं, तो ड्राई आइज को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइज को हम कहते हैं जीरोथॉल्मिया। जीरोथॉल्मिया मतलब कि आपकी आइज जो हैं वो क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं। जीरोथॉल्मिया, आपकी आइज जो है वो ड्राई हो जाती हैं। और आप सब लोग समझदार हैं कि जब आइज ड्राई होती हैं हमारी,
जब हमारी आईज ड्राई होती हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, क्या होता है? क्या हमारी आंखों में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है? Yes, sir. इरिटेशन होगी, जब आईज ड्राई हो जाएंगी इरिटेशन हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे आंखों में मिट्टी पड़ी है। अक्सर मिट्टी पड़ जाए या रेत वगैरह कोई कचरा चला जाए तो आपको आंखों में ऐसे लगता है कि फॉरेन पार्टिकल है। इस पेशेंट को आईज में ऐसे फील होगा जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल है, मिट्टी का आपकी आईज में क्या हुआ है, तो वो अंदर जो है आपको इरिटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो मिट्टी कट्टा नहीं है, वो आईज आपकी ड्राई हुई होती है, तो इसलिए आपको ऐसे लगता है जैसे अखा च रेत पै गई, जैसे अखा दे विच मिट्टी पै गई। तो आपको फॉरन बॉडी सेंसेशंस आती हैं क्योंकि आपकी आईज ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जब आईज ड्राई होंगी, क्या कॉर्निया का अल्सर बनेगा? क्या आई का इन्फेक्शन का रिस्क होता है? तो कॉर्निया के अल्सर्स बन जाते हैं। कॉर्निया के अल्सर को क्या कहते हैं? केराटाइटिस। तो पेशेंट को जो है वो केराटाइटिस डेवलप हो जाता है, कॉर्निया के अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। ये तो हो गया लैक्रिमल ग्लैंड कि आपने एक चीज नोट करनी है कि पेशेंट कहकर डॉक्टर साहब मेरी आंखें बहुत खुश्क रहती हैं, मेरी आंखें जो हैं वो क्या रहती हैं जी, अपना ड्राई रहती हैं, और आंखों के अल्सर बार बार होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट घुस गए हैं और उन्होंने लैक्रिमल ग्लैंड को डैमेज कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो क्या थूक बनेगा, सलाइवा बनेगा? हमारे मुंह के No, अंदर जो sir. सलाइवा है, अगर सलाइवा एक नेमत है। ये जिन लोगों को शोगरन सिंड्रोम है ना, उनकी जरा कंडीशन उनसे डिस्कस करना, मिजरेबल लाइफ होती है। तो जब सलाइवा नहीं होगा तो हमारी जो है वो जुबान ड्राई हो जाती है ना, टंग ड्राई होगी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जब आपके डैमेज होंगे आपका थूक नहीं बनेगा, और जब आपके सलाइवा नहीं बनेगा तो आपका जो है वो जुबान पे कट लग जाएंगे, टंग फिशर्स। आपकी टंग पे फिशर्स बनेंगे, जुबान खुश्क होगी। ठीक है, आपके दांतों को कीड़ा लग जाता है। थूक थूक जो होता है हमें दांतों का कीड़ा लगने से बचाता है। तो आपको डेंटल कैरीज हो जाएगी, पेशेंट को डेंटल कैरीज हो जाएगी। तो आपके दांतों पे कीड़ा लगना, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो जुबान के अंदर कट लगना। ठीक है, तो और इवन जब हम रोटी खाते हैं तो उस रोटी में थूक हमें चाहिए, तो सलाइवा हमारी रोटी में भी हमें जरूरी चाहिए। तो पेशेंट को जो है वो दांतों पे कीड़ा लगेगा, पेशेंट को जुबान पे कट लगेंगे। ठीक है, और इवन पेशेंट को रोटी निकलने में प्रॉब्लम होगा, डिस्फेजिया होगा, पेशेंट को रोटी नहीं निकली जाएगी। वो इसलिए तो पेशेंट को जो है वो भूख नहीं बढ़ रहा, रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो पेशेंट जो है वो आपका उसको निगलने में, रोटी निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका शॉगरेन सिंड्रोम है, इसके अंदर जब वजाइना के ग्लैंड डैमेज होंगे, अब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी आपको वजाइना लुब्रिकेट चाहिए। अगर वजाइना अंदर से ड्राई हो जाएगी तो ये फीमेल्स को सेक्स के दौरान पेन बहुत ज्यादा होगी, तो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पेरोनिया। ठीक है, डिस्पेरोनिया होगा, लाइक पेशेंट को पेनफुल मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन होगी। देयर आर मल्टीपल काजेज, 3-4 काजेज आपके जहन में ना, जब वर्ड डिस्पेरोनिया आए ना, आपके जहन में 3-4 काजेज जरूर होने चाहिए। एक आपके जहन में शॉगरेन सिंड्रोम, जो कि पेनफुल सेक्स करता है क्योंकि वजाइना ड्राई है। दूसरा, एक आपका पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह होती है वेजिनिस्मस। ठीक है, वेजिनिस्मस, इसमें आपके वजाइना के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो पेनफुल सेक्स करते हैं। ठीक है, तीसरा जो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह होती है वो आपका एंडोमेट्रियोसिस। ये 3-4 क्वेश्चन हैं पेपर में आपको, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, ये हम गायनी हाउस में पढ़ेंगे। और चौथी वजह जो होती है जो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो मीनोपाज। जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं तो उन फीमेल्स की भी जो वजाइना है वो ड्राई हो जाती है। तो तीसरी चौथी काज क्या है, मीनोपाज। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट काज हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्पेरोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे डिस्पेरोनिया क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्रीशन जो है वजाइना की वो कम हो गई है, वजाइना ड्राई है, दैट लीड्स टू पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये आपको कॉमन जो है वो शॉगरेन सिंड्रोम के फीचर्स मिलेंगे। अच्छा, एक शॉगरेन सिंड्रोम होता है प्राइमरी,
एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो कल्ला शॉगरेन सिंड्रोम है, और कोई बॉडी में साथ उससे एसोसिएटेड डिजीज नहीं है। सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम वो होगा जो साथ में पेशेंट को कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी चल रही होगी, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उन लोगों को भी शायद शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, तो हम इसे सेकेंडरी कहेंगे। एसएलई, इन लोगों को भी साथ शॉगरेन सिंड्रोम होगा तो हम इसे सेकेंडरी कहेंगे। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इन लोगों को भी साथ होगा तो हम सेकेंडरी कहेंगे। पोलियोमायोसाइटिस, इन लोगों को भी होगा तो हम साथ सेकेंडरी कहेंगे। तो इसीलिए ये जो शॉगरेन सिंड्रोम है ना, अक्सर आप देखोगे क्वेश्चन में या तो कल्ला ही शॉगरेन सिंड्रोम होता है, वो प्राइमरी और कोई बॉडी में डिजीज नहीं चल रही होगी, या साथ में कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी चल रही होगी। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आपको एक ऑटोइम्यून डिजीज हो तो आपको और दूसरी अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस का रिस्क भी होता है। तो शॉगरेन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, पोलीमायसाइटिस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये सिम्टम्स भी आते हैं। अच्छा, इसीलिए जो सबसे ज्यादा शॉगरेन सिंड्रोम की एसोसिएशन है ना, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ है। तो आप मुझे ये बताएं, एक बंदा जोड़ों के दर्दों के साथ आए और साथ उसका मुंह खुश्क हो, क्या आंसर सोचोगे पेपर में, क्या आंसर लगाओगे? जी ब्रो। प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम का सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम? सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम, क्योंकि साथ जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो ड्राई माउथ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? जीरो जीरो स्ट्रोमिया। ड्राई माउथ को के लिए वर्ड क्या यूज होता है? जीरो स्ट्रोमिया। ठीक है, इससे मुराद ये है ड्राई माउथ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, और जब इन लोगों की, और ये देख रहे हो जुबान पे कट लगे हुए फिशर्स, जिब्रोस। अच्छा, और उसके बाद यस क्या है सर। जी, ये जो आपको शॉगरेन सिंड्रोम है ना, इसमें आपको, अल्लाह भला करे, ये आपका जो है वो, क्या मैं बताने, हाँ, पेरोटिड ग्लैंड ना की स्वेलिंग हुई होती है। पेरोटिड ग्लैंड जो है वो उनकी क्या हुई होती है? स्वेलिंग हुई होती है। ठीक है, तो ये देखो पेरोटिड ग्लैंड की इस तरह ये स्वेलिंग हुई होती है। ठीक है, ये तो इन्फेक्शन है, लेकिन इसी तरह पेरोटिड ग्लैंड आपके सूजे फूले होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी, एमसीक्यूज आता है। जिन लोगों को शॉगरेन सिंड्रोम होता है उनको किस चीज का रिस्क है? उनको लिम्फोमा का रिस्क होता है, उनको लिम्फोसाइट के कैंसर का रिस्क होता है। तो शॉगरेन सिंड्रोम वाले पेशेंट को अगर एमसीक्यूज आए कौन से कैंसर का रिस्क है, तो आप देखोगे लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का रिस्क होता है। तो इसमें एंटीबॉडीज कौन सी चेक करते हैं? यस, इसमें एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आएंगी। इसके अंदर ना एक एंटीबॉडी होती है, एंटी एस एस ए, एंटी एस एस बी, एंटी डबल एस बी, और ये जो एंटी एस एस ए है ना, इसका नाम है इसका दूसरा नाम है एंटी आर ओ, और जो एंटी एस एस बी है इसका नाम है एल ए भी कह सकते हो। तो आपको पेपर में दो तरह के वर्ड लिखे होंगे, या लिखा होगा एंटी एस एस ए या आर ओ, इसका मुराद आर ओ एस एस ए की एंटीबॉडी के दो नाम है। या आप लिखा होगा एंटी एस एस बी एल ए, मतलब, या पेपर में लिखा होगा एंटी डबल एस बी, ये दो, या इस नाम से लिखे होंगे, या लिखा होगा एंटी आर ओ, एंटी एल ए एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज मिलती है। अब आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पेशेंट के अंदर एक तो ये एंटीबॉडीज मिलती हैं, और अगर, चले मैं वो बाद में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ये जो पेशेंट होते हैं आपके शॉगरेन सिंड्रोम के, इनकी ना एक, ये जो हम, ये आपका ब्लड का बेस्ट इनिशियल टेस्ट है, एंटीबॉडी। एक श्रूडर टेस्ट हम करते हैं, इसमें ना बेसिकली एक ये पेपर सा होता है, इसके ऊपर ना नंबरिंग की, ये हम रख देंगे आइस के अंदर, और ये देख रहे हो पीला सा हो गया, ये बेसिकली हम ये देखते हैं यस कि ये सर। कितना पेपर वेट हो गया। अगर अगर टीयर्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या ये पेपर ज्यादा वेट होगा कि कम? ज्यादा। ये जितना एरिया पीला होता जा रहा है, इसका मतलब ये वेट होता जा रहा है। क्या शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर ये कम वेट होगा कि ज्यादा? कम कम। होगा। कम। तो वो फिर हम इस पे ना मेजरमेंट करते थे, नंबरिंग होती है कि इतने सेंटीमीटर जो है वो, इतने तक जो है ये वेट होगा। बस आप इसका लिख लो कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है जी,
शर्मर टेस्ट, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये पेपर कितना वेट हुआ है, इसमें कितने टीयर्स आए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपके ग्लैंड टीयर प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, अब अगर आपने कॉर्निया के अल्सर देखने हैं, आपको शक है कि कॉर्निया के अल्सर है, तो आप वो रोज बैंगल स्टेन से जो है वो देख सकते हो। रोज बैंगल स्टेन से जो है वो आप कॉर्निया के अल्सर्स देख सकते हो। अगर आपने कॉर्नियल अल्सर देखने हैं तो आप रोज बैंगल स्टेन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना पेपर में, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है? लिप की बायोप्सी, लिप्स की बायोप्सी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डिस्ट्रक्शन मिलेगी। तो लिप्स बायोप्सी, ये ऑप्शन में ना हो तो कैरोटिड ग्लैंड बायोप्सी। तो लिप्स की बायोप्सी इज द मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यू पता क्या आता है? ये जो एंटीबॉडीज है ना, दो एंटी डबल एस ए और डबल एस बी, ये एंटीबॉडीज बहुत काम खराब करती हैं। ये एंटीबॉडी एसएलई में भी मिलेंगी। अगर आपको शॉगरेन्स सिंड्रोम नहीं ना, कल एसएलई है, एसएलई के अंदर भी आपको ये मिल जाती है एंटीबॉडी, लेकिन कम चांसेस। सबसे ज्यादा ये एंटीबॉडी जाहिर है शॉगरेन के अंदर मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी में ना ये एंटीबॉडीज क्रॉस करती हैं, प्लेसेंटा को और माँ में चली जाती, माँ से और बच्चे में चली जाती हैं। बच्चे में जाकर ना एवी नोड को खराब करती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है। आप तो ये क्या करती हैं बच्चे के अंदर, बच्चा भी माँ के पेट के अंदर ही है, बच्चे के अंदर क्या कर देती हैं जी ब्रोस? ये एंटीबॉडीज क्या कर देती हैं बच्चे का, हार्ट जब बच्चा ब्लॉक। माँ के पेट में है? वन ऑफ द जिंदगी का फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, नॉट पाकिस्तान, नॉट यूएसए में ली, आपकी जिंदगी का। अगर लिखा आए बच्चा माँ के पेट में है, बच्चे का हार्ट रेट कम है और माँ को एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आप आंसर क्या लगाओगे? कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे का हार्ट ब्लॉक किया हुआ है तो क्या लगाओगे आंसर? एंटी डबल एस ए, एंटी डबल एस बी। ये क्या करती हैं? इसे कहते हैं कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक। तो आपको, और जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडीज आपको शोगरन में मिले, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडी आपको शोगरन में मिलती है। अगर मिलने को ये जो है वो एसएलई में भी हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि बच्चा है, प्रेगनेंसी के दौरान हमने उसका हार्ट रेट चेक किया, बच्चे को कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक है। ठीक है, बताओ जी कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक करती हैं? पूरी रूमाटोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का। तो आप क्या लगाओगे आंसर में? एंटी डबल एस ए डबल एस, ये कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक करते हैं। ये ना हम लोग, आपको NRE2 में ना ये एक स्टेशन आता है गायनी का, वो क्या कहते हैं उसे यार, ये जो पेपर रखा होता है गायनी की, मेरे जहन से नाम निकल गया, क्या नाम था उसका, एक मिनट, जानना पड़ता हूँ मैं, क्या नाम था उसका यार, एक मिनट होल्ड कर। CTG, कैसा नाम निकल रहा है जहन से, CTG। ये जो कार्डियो टोकोग्राफी होती है ना, CTG, ये इस तरह आपका एक पेपर होता है, आपके सामने रख दिया जाता है। NRE2 के अंदर CTG आता है, इस दफा आया था NRE2 के अंदर CTG का स्टेशन जी ब्रो? सुते हो कि जागते ही हो? कोई आइडिया नहीं। बाकी लोग? पता नहीं सर। सर। जी सर। आया था ये क्वेश्चन CTG का? जी वाले भाई सुना कौन थे? था सर। हाँ चले, मैं आपको ना ये करवा दूंगा गायनी हाउस में। CTG में ना बेसिकली आपके सामने एक पेपर रख दिया जाता है, इसमें दो चीजें होती हैं। ये जिस तरह देखो, एक नीचे वाला लाइन है, एक ऊपर वाली लाइन है। ये जो लाइन है ये शो करती है यूट्रस की कंट्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, मोटी मोटी चीजें बता दो, यस सर। बाकी लोगों को मोटी मोटी चीजें बता दो या रहने दो? यस बता रहे सर। सर। बता रहे सर। यस। ये है यूट्रस की कंट्रैक्शन।
ठीक है, ये यूट्रस की कंट्रैक्शन है। ये एक बड़ा डब्बा है जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मिनट का है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। और इधर से अगर स्टार्ट करते हैं साथ, ये 6 मिनट है। 1 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट। ये जो प्रोमिनेंट लाइन है, 1 2 3, मतलब ये बड़े जो बॉक्स है ना, ये 1 1 मिनट के हैं। अच्छा, ये जो ऊपर को लाइन आ रही है ना, ये यूट्रस की कंट्रैक्शन की है। ये फिर यूट्रस आपके रिलैक्स होगी। ये फिर यूट्रस की कंट्रैक्शन है। तो आप ये आपने देखना था टोटल 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी कंट्रैक्शन आई है यूट्रस की? इस पेपर पे कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये आ जाती होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा हो रहा है, ये वैसे भी यूट्रस हल्की फुल्की कॉन्ट्रैक्ट आपकी कर जाती है। अच्छा, उसके बाद बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी है, यूट्रस जोर लगाती है। अगर ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, इसमें हमने ना वो टाइम देखना होता है MUVs, वो टोटल 200 से ज्यादा चाहिए, मतलब ये 5 के करीब आपकी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये लाइन आपको मेन आपको बताना चाहिए, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है। तो आप कहोगे ये 10 मिनट के अंदर ये 2 कॉन्ट्रैक्शन है जो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जो लाइन है, ये बच्चे का हार्ट रेट है। ये हार्ट रेट है, ये नंबरिंग लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है जी 50, ये लिखा हुआ है जी 100, ये है जी 150। तो आप बेसिकली ये ये 100 है, 150 है, नंबर लिखे होते हैं ऊपर। ये आपका 180 है, ये 190, ये 200 है। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। आपने ये देखनी है, ये लाइन तकरीबन इसकी क्या रेट बन रहा है बच्चे का, कहाँ पे है ये लाइन? हार्ट रेट क्या बन रहा है? 150। 150। तो नॉर्मल बच्चे का जो हार्ट रेट है ना प्रेगनेंसी में, वो 110 से 160 के दरमियान होना चाहिए। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 110 से 160। आपको कैसे पता चलेगा? आपने ये लाइन देखनी है, ये जो बच्चे की हार्ट रेट की लाइन आ रही है, ये कहाँ पे बन रही है? ये तकरीबन 150 155 के दरमियान बन रही है। क्या ये नॉर्मल है? यस और नो? ये 150 लिखा Yes, हुआ है, sir. पेपर पे लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। Yes, sir. तो ये तकरीबन फीटल हार्ट रेट कितना है? 150। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये ये जो एक बॉक्स है ना, ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, जी ब्रो ऐसे है ना, ये छोटे छोटे Yes, बॉक्सेस। Yes, sir. ये एक बॉक्स 10 बीट्स का है। एक बॉक्स 10 बीट्स को शो कर रहा है। आप देख रहे हो, ये लाइनें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रही हैं, बच्चे का हार्ट रेट हो रहा है ना। Yes, sir. इसे Yes, कहते हैं sir. वेरिएबिलिटी। क्या कहते हैं? बच्चे में हार्ट में वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन आ रही है। Yes. Yes, sir. नॉर्मल बच्चे का हार्ट रेट होता है 6 से 25 तक वेरिएशन आनी चाहिए। मतलब हार्ट रेट 150 है, तो ये वेरी करता रहता है। मतलब कितनी वेरिएशन होनी चाहिए? 6 से 25 बीट, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा। मतलब फॉर एग्जांपल ये 150 पे आ रही है, तो ये आपका 150 से बढ़ के जो है वो लाइक 160 165, या अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे रखें, 160 को क्रॉस नहीं करना। लाइक अगर ये हार्ट रेट बच्चे का आपको ये लाइन नजर आ रही है, आप कहते हैं बच्चे का हार्ट रेट जो है वो, फीटस का हार्ट रेट है जी 140। ये जो वेरिएबिलिटी है ना, ये अगर ये एक डब्बे के अंदर ये ऊपर नीचे हो रही है, एक डब्बे के अंदर कितनी बीट्स आती हैं? 10 बीट्स। इसका मतलब ये कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है? ये तकरीबन 2 डब्बों के अंदर वेरिएबिलिटी हो रही है, 2 डब्बे ऐड हो रहे हैं, तो ये तकरीबन कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है? 20. 10 और 10 20। तो नॉर्मल वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 6 से 25. 25। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं, ये 2 छोटे डब्बों में आ रही हैं। एक ऊपर वाला छोटा डब्बा, एक नीचे वाला छोटा डब्बा, ऐसे ही है। 2 डब्बे है ना जिसके अंदर ये वेरिएशन आ रही है। Yes, sir. तो एक डब्बा
10 हार्ट बीट को शो करता है। तो ये कितनी वेरिएबिलिटी है? क्या ये 2 डब्बों से बाहर जा रही है? नहीं, यूजुअली 2 डब्बों के अंदर ही है, ऊपर नीचे हो रही। तो ये कितनी वेरिएशन हो रही है? 20 के करीब हो रही है। तो आप क्या लिखोगे? फीटल हार्ट रेट, इस लाइन को पहले देखना है, बेस लाइन क्या है। ये 150 है फीटल हार्ट रेट। आप कहोगे वेरिएबिलिटी कि ये जो ऊपर नीचे लाइनें हो रही हैं, आप कहोगे यार ये तकरीबन एक डब्बे जितनी होती जो 10 होती, ये तकरीबन वेरिएबिलिटी इस पेशेंट की। आप बस ये लिख दोगे नॉर्मल वेरिएबिलिटी, मतलब 6 से 25 के दरमियान है। अच्छा, तो तीसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है, ये आपको एक बड़ी सारी ऊपर वेव गई नजर आई है इधर भी, Yes, और sir. एक ये नीचे को भी आई नजर आ रही है जी ब्रो। ये जो ऊपर को जा रही है इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं जी ब्रो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये तब होती है जब बच्चा अंदर हिलता है, हिलजुल करता है, मूवमेंट करता है। ये क्या आ रही है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल सीटीजी पे होनी चाहिए। एक्सेलरेशन प्लस माइनस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये नॉर्मल फाइंडिंग बता रहा हूँ कि ये आपकी यूट्रस की कंट्रक्शन है, ये एक बच्चे का फीटल हार्ट रेट है, ये लाइनें जो ऊपर नीचे हो रही हैं ये वेरिएबिलिटी है। आप लिखोगे नॉर्मल वेरिएबिलिटी जो होती है वो 6 से 25 के दरमियान होती है। इसे कहते हैं मॉडरेट वेरिएबिलिटी। 6 से 25 वन वाली को कहते हैं मॉडरेट वेरिएबिलिटी। अच्छा, उसके बाद तीसरी आप ये देखोगे, ये लाइन नीचे को आई है जी ब्रो, जहां से नीचे को आई है Yes, sir. Yes, sir. इसे कहते हैं डिसलरेशन। इसे क्या कहते हैं? डिसलरेशन जी ब्रो। इसे क्या कहते हैं? हार्ट रेट कम हुआ ना, ये देखो ये नीचे को लाइन आई ना, ये हार्ट रेट क्या हुआ है? कम हो गया. कम हुआ ना, इसे क्या कह रहे हैं? डिसलरेशन। वो जो ऊपर को गई थी लाइन, वो हार्ट रेट बढ़ा था, इसे क्या कहा था? Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन। इस सीटीजी में आपको एक्सेलरेशन मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिली है, Yes, sir. एक ये मिली है, एक ये मिली है। एक्सेलेशन है, नॉर्मल सीटीजी है, कोई इश्यू नहीं। ये जो नीचे को लाइन गई है, ये तो हार्ट रेट कम हुआ है। बहुत जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये है डेसलरेशन। डेसलरेशन को जब आपने देखना है ना, तो आपने ये देखना है यूट्रस की कंट्रैक्शन के हिसाब से। मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये रिमोट रखा, यहां से यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है ना जी ब्रोस? Yes, sir. अच्छा, इस लाइन पे रहते हैं जहां जहां से यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। क्या मुझे ये बताओ, ये आपकी मैंने सीधी लाइन लगाई है, क्या ये डेसेलरेशन जो हुई है यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ इसका लिंक है? No, sir. क्या ये डेसेलेशन तब हुई है जब यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है? No, sir. नहीं, नहीं हुई ना। अच्छा, इसका मतलब ये आपकी जो डेसेलरेशन है, अगर ये यूट्रस की फुल पीक है, अब पीक पे ये यूट्रस की कंट्रैक्शन की फुल पीक है, ये मैंने इस पे लाइन लगा दी। हाँ, अब ये देखें, जब यूट्रस की पीक थी तब डेसोलेशन स्टार्ट हुई है। जब यूट्रस की कंट्रैक्शन की फुल पीक थी तब डेसोलेशन हुई है ना, हार्ट रेट बच्चे का कम हुआ है। Yes, sir. ठीक है, यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ ही हार्ट रेट कम हुआ है, या फुल पीक पे जब यूट्रस की कंट्रैक्शन गई है फिर हार्ट रेट कम हुआ है बच्चे का? Peak पे. पीक पे। ये है लेट डेसेलरेशन। जो पीक पे फुल यूट्रस की फुल पीक पे डेसेलरेशन स्टार्ट हो, ये है लेट। अगर यही डेसेलरेशन यूट्रस की कंट्रैक्शन जैसे हुई तभी आ जाती, वो होनी थी अर्ली डेसेलरेशन। तो व्हाट इज अर्ली एंड लेट डेसेलरेशन? यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ ही अगर तो आपका हार्ट बच्चे का हार्ट रेट ड्रॉप हुआ, जैसे यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई साथ ही हार्ट रेट ड्रॉप हुआ, तो दिस इज कॉल्ड अर्ली डेसेलरेशन। लेकिन जब यूट्रस की कंट्रैक्शन पीक पे पहुंची तब आपका हार्ट रेट ड्रॉप हुआ, दिस इज कॉल्ड Late.
अर्ली डेसेलरेशन नॉर्मल है, प्लस माइनस होती है। लेट डेसेलरेशन नॉर्मल नहीं होती। नहीं। अर्ली डेसेलरेशन इसलिए होती है कि जैसे यूट्रस की कंट्रैक्शन हुई, साथ ही आपकी अगर वेव नीचे को आ गई है, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई, साथ ही बच्चे का हार्ट ड्रॉप हो गया, ये अर्ली है। जो लेट है वो ये है कि जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल पीक पे गई, फिर जो है वो हार्ट रेट ड्रॉप हुआ, अर्ली नॉर्मल होती है। लेट डेसेलरेशन जो यूट्रस के पीक पे जाने के बच्चे का हार्ट रेट ड्रॉप हो, वो ये शो करता है कि प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है। अर्ली डेसेलरेशन इसलिए होती है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो बच्चे के सर के ऊपर यूट्रस का प्रेशर जाएगा, हेड प्रेशर जाएगा, हेड पे प्रेशर जाएगा जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, बच्चे के हेड पे क्या जाता है? प्रेशर प्रेशर। हम आप मुझे बताएं, हम पढ़ते नहीं है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल पर्सन का, जब ब्रेन का प्रेशर हाई होता है तो हार्ट रेट क्या जाता है? लो लो हो जाता है। तो ये जो अर्ली डेसेलरेशन है, ये शो करती है कि यूट्रस प्रेशर डाल दिया बच्चे के सर पे, ये नॉर्मल होता है। यूट्रस डालती है प्रेशर, अर्ली डेसेलरेशन नॉर्मल है। वो ये शो करती है कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बच्चे के सर पे प्रेशर पड़ता है। अर्ली डेसेलरेशन इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, बट लेट डेसेलरेशन इज एबनॉर्मल फाइंडिंग, जो कि आपको शो करती है कि बच्चे का प्लेसेंटा डेफिशिएंसी है, यूट्रो प्लेसेंटल डेफिशिएंसी है, बच्चे को ब्लड नहीं जा रहा। बात समझ आई? ये मोटी मोटी सीटीजी है जी ब्रोस। अब पेपर में कर लोगे ना, सामने आए पास होने जोगा। यस सर। 3 चीजें आपने सीटीजी में देखनी है। यूट्रस की कंट्रैक्शंस कितनी है आपने मेंशन कर देना है, 2 कंट्रैक्शन 10 मिनट्स में। इसको भी छोड़ो, ये एक डब्बा 1 मिनट का है। पहली कंट्रैक्शन यहां पे आई, फिर 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा मिनट गुजरा। पहली कंट्रैक्शन के बाद जो अगली कंट्रैक्शन आई, कितने मिनट्स के वक्फे से आई? 2 1 मिनट मिनट। तो आप लिखोगे यूट्रस की जो कंट्रैक्शन हो रही है वो एवरी 2 to 3 मिनट्स हो रही है। हर 2 से 3 मिनट के बाद कंट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि एक बॉक्स 1 मिनट का है, बड़ा वाला जो मोटी सारी काली लाइन है। 1 मिनट गुजरा, फिर 1 मिनट और गुजरा, फिर कंट्रैक्शन है। तो कंट्रैक्शन जो है वो एवरी 2 मिनट है। उसके बाद देखोगे ये हार्ट रेट किस लाइन पे जा रहा है। आप कहोगे फीटल हार्ट रेट जो है वो 150 है, नॉर्मल 110 से 160 के होना चाहिए। ये लाइनें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, ये वेरिएशन आ रही है बच्चे के हार्ट रेट में, ये कम से कम 6 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 होनी, ये होनी चाहिए वेरिएशन। इतना बच्चे का हार्ट रेट वेरिएशन आनी चाहिए। आप कहोगे ये मॉडरेट वेरिएबिलिटी है, 6 से 25 के दरमियान है। आप लिखोगे यस देयर इज एक्सेलरेशन बट देयर इज आल्सो अ डेसेलरेशन। अब डेसेलरेशन कौन सी है? जो यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ होते ही हार्ट रेट ड्रॉप हो जाए, दैट इज अर्ली। अर्ली डेसेलरेशन, एक्सेलरेशन, मॉडरेट वेरिएबिलिटी मतलब 6 से 25 के बाद, और रेट बिटवीन 110 to 160। ये सीटीजी क्या होती है जी नॉर्मल ब्रोस? नॉर्मल होती है। सीटीजी केड़ी खराब है? जिसमें क्या है? लेट डिसेलरेशन लेट डेसेलरेशन है। लेट डेसेलरेशन ये शो करते हैं यूट्रस बच्चे को ब्लड नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? या तो प्लेसेंटा यूट्रस से उतर गया है, सेपरेट हो गया, पेशेंट को सांस ने धक्का दिया सीढ़ियों से, बहू गिरती आई नीचे, प्लेस एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, प्लेसेंटा उतर गया। तो क्या प्लेसेंटा डैमेज हो जाए तो लेट डेसेलेशन आएंगी कि अर्ली? लेट लेट। अच्छा, उसके बाद सांस ने बहू को धक्का दिया, प्लेसेंटा से आगे जा क्या जा रहा है? अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए, टोटल बच्चे में कितना ब्लड होता है डॉक्टर जोया? माइक्रोफोन ऑन करें। यस सर। डॉक्टर साहब व्हाट इज पाइया? 250 सर जी। यस,
हम पंजाबी में वर्ड कहते हैं यार पाइया सेब दे दे, मतलब एक Yes, पाव। sir. Yes, sir. डॉक्टर साहब व्हाट इज पाइया? एक 1 पाव। पाव, 250 ml। टोटल बच्चे का ब्लड कितना आता है जो माँ के पेट में होता है? सिर्फ और सिर्फ 250 ml। इससे ज्यादा ब्लड नहीं आता बच्चे में। आप देखो इन 250 ml के सर पे बच्चे ने 9 महीने गुजारने अंदर। अच्छा, अब अगर बच्चे को का अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज हो गया, क्या ये 250 ml ब्लड लॉस होते कोई टाइम लगना है? नहीं, No, sir. ऐसे बच्चा एक्सपायर होना आपका, ऐसे बच्चा आपका एक्सपायर होना है अगर अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज हो। प्लेसेंटा डैमेज होने से बच्चा पूरी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि जब प्लेसेंटा डैमेज होता है ना तो माँ का ब्लड लॉस होता है। जब अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज होता है तो बच्चे का ब्लड लॉस होता है। माँ का तो ब्लड 5-6 लीटर है, कोई खाली खैर है, इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं। क्या प्लेसेंटा डैमेज होना इज इमरजेंसी और अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज होना दोनों में से ज्यादा इमरजेंसी कौन सी है? Umbilical cord damage. क्योंकि प्लेसेंटा डैमेज होने से ब्लीडिंग किसकी हो रही है, माँ की कि बच्चे की? Mother की, और अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज होने से ब्लीडिंग किसकी हो रही है, माँ की कि बच्चे की? बच्चे की। बच्चे की। टोटल बच्चे का कितना ब्लड होता है अंदर? 250 ml, 250 ml पाइया। आसान, ये मैं वैसे डोंट से पाइया, मैं सिर्फ आपको वो शुगर मिलने में कह रहा हूँ। अच्छा, जब अम्बिलाइकल कॉर्ड डैमेज होगा फिर भी डेसिलेशन आती हैं। फिर पता कौन सी आती हैं? ना अर्ली आती हैं ना लेट आती हैं। फिर जो डेसिलेशन होगी ना उसका यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा होगा। मतलब ये यूट्रस की कंट्रैक्शन है, ये डेसिलेशन है। क्या इस डेसिलेशन का, अगर मैं इसको इसकी यूट्रस की कंट्रैक्शन से कोई दूर दूर तक लेना देना है, इसके साथ कनेक्शन है कोई? नो सर। एक वो डेसिलेशन है जो यूट्रस की कंट्रैक्शन होते साथ ही आ जाए। इधर से यूट्रस ने कंट्रैक्शन स्टार्ट की, इधर से रेट ड्रॉप हो गया, ये है अर्ली जो नॉर्मल होती है। एक एक वो डेसिलेशन होती है जब यूट्रस फुल पीक पे कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर हार्ट रेट ड्रॉप होता है, ये कौन सी होती है? लेट डेसिलेशन, जो प्लेसेंटल इनसफी जो प्लेसेंटा का इश्यू शो करती है, जो बच्चे को ब्लड नहीं जा रहा। एक वो डेसिलेशन होती है जिसका यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। इसे कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल डेसिलेशन। तो वेरिएबल डेसिलेशन किस चीज को शो करती है, क्या डैमेज हुआ है? Umbilical cord. अम्बिलाइकल कॉर्ड। बच्चा आपका एक्सपायर होने लगा है, इसीलिए पूरी वो डिलीवरी करनी पड़ती है। तो जी कदीर, अपना तनवीर समझ आ गया व्हाट इज सिटी जी? मेन चीज है। जी सर। तनवीर चलो बता दो, नॉर्मल सिटी में क्या क्या मिलेगा आपको? तनवीर, नॉर्मल सिटी में क्या क्या मिलेगा? नॉर्मल फाइंडिंग्स बताओ। सर इतनी उर्दू बोलना मुश्किल हो जाए। उर्दू में बोलना मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश में बता दो। हमें इंग्लिश आती है। वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो पश्तो में बता दो, मुझे पश्तो आती है, पश्तो में बता दो। चलो मुझे ये बताओ, सीटीजी पे हार्ट रेट कितना होना चाहिए बच्चे का नॉर्मली? तनवीर, 150 तक सर। नहीं 150 नहीं, नॉर्मल कितना होना चाहिए, रेंज बताओ ना। 110 से 150। नहीं यार, 110 से 160 तो जा पलियों पा लिया। 110 से 160। अच्छा, वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना हार्ट रेट फ्लक्चुएशन होना चाहिए? नॉर्मल वेरिएबिलिटी कितनी होती है? वेरिएबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल बच्चे का हार्ट रेट है 140, वेरिएबिलिटी से मुराद ये है वो हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो 6 से 25 बीट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। मोर देन 6 होनी चाहिए, लेस देन 25। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट 140 है ना, तो ये मैक्सिमम
भी अगर बढ़े तो 25 पॉइंट बढ़ने चाहिए, लाइक 165 तक चला गया। अगर कम हो तो 6 से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, 134 से कम नहीं होना चाहिए, 134 से कम नहीं होना। मतलब हार्ट रेट नॉर्मली बेस लाइन उसकी 140 की है, लेकिन उसमें वेरिएशन हो रही है, कभी वो 140 से 150 पे चला जाता है, कभी वो जो है वो 135 पे 134 पे आ जाता है, कभी 150 पे, कभी 134 पे। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है 6 से 25 के दरमियान ही हो रही है ना। हार्ट रेट 6 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कम होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें मिनिमम वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 6, और ज्यादा से ज्यादा वेरिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 25। 25। 25 तो एक बच्चे का हार्ट रेट 140 है, वो कभी आपका जो है वो 135, 134, 135, कभी 145। ये वेरिएबिलिटी नॉर्मल है कि मॉडरेट है कि कम है, बोलो। मॉडरेट। ये आपको मैं NRE2 का करवा रहा हूँ, या वो किसी ने नहीं बताना। ये NRE2 में आप सबने ऐसे ही जाना है, और ये एक 15 नंबर का आपका स्टेशन आता है CTG का। मोटी मोटी चीजें बस, CTG नहीं भी पढ़नी आती, आपके सामने पेपर पड़ा है, आप कुछ तो लिखने वाले बनो। ये ECG की तरह पेपर होता है, आप आपके सामने पेपर रख देंगे, आपको दिस इज CTG। पहला पॉइंट तो, पहले तो नंबर इसी के हैं, पेपर का नाम बताओ क्या है। पेपर का नाम ही नहीं आता तो वहीं पे फेल हो जाना है, आपने कहना दिस इज CTG। अच्छा, नंबर 2, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखनी है, कितने मिनट्स बाद हो रही है। नंबर 3, बेसलाइन हार्ट रेट क्या है, लिख देना है, हार्ट रेट बच्चे का इतना है, नॉर्मल 110 से 160 के होना चाहिए। वेरिएबिलिटी लिखती है, कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, आपको अंदाजा हो जाएगा ये देख के, आप कहोगे मॉडरेट वेरिएबिलिटी। उसके बाद आप कहोगे एक्सेलेरेशन प्रेजेंट, डेसेलरेशन भी प्रेजेंट है, अर्ली डेसेलेशन है कि लेट डेसेलेशन है, वो फिर आप यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ उसको कंपैरिजन कर लो, या वेरिएबल है। अर्ली डेसेलेशन, एक्सेलरेशन, मॉडरेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट 110 से 160, ये नॉर्मल CTG होगी। जिस CTG में आपको वेरिएबल डेसेलेशन मिले, जिस CTG में आपको लेट डेसेलेशन मिले, वो CTG में बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बात समझ गए सब लोग? यस सर। ये अच्छा, सर। अगर माँ को बुखार हो, माँ को बुखार हो, हार्ट रेट बुखार में बढ़ जाता है। यस सर। मैं आपको ये करवा दूं अच्छी तरह, ये CTG के रहने दो। यस सर, करवा दो। वाह सर। मैटरनल फीवर CTG, हम देखो साफ फोटो नहीं आ रही, ये देखो, इसमें देख लेते हैं, ये CTG में वीडियो नहीं आ रही, एक मिनट जी। अब आई? अच्छा, इस फोटो में देखो, पहले तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर बाद हो रही है, ये 1 मिनट का गैप आया, तकरीबन 1 to 2 मिनट, एवरी 2 मिनट तकरीबन, 2 मिनट से कम ही बन रहा है। 1 से 2 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मैक्सिमम टू यस सर। मिनट ही बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हार्ट रेट कहाँ पे आ रहा है आपको ना, यहाँ पे नंबर पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं मोबाइल पे पढ़ा जाता है थोड़ा सा, ये है जी, बन रहा है, बगैर पढ़ा ही नहीं जा रहा। ये फोटो देख लो, तकरीबन ये 100 लिखा हुआ है, ये 120 है, हाँ पता नहीं की लिखे है, लेकिन ये इतना क्यों बन रहा है, 140 के करीब बन रहा है हार्ट रेट। ये कितने के करीब बन रहा है, तकरीबन 140 के करीब, वेरिएबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, CTG फीटल टैकीकार्डिया, जब बच्चे का हार्ट रेट 160 से क्रॉस करेगा, क्यों 160 से क्रॉस किया, ये देखो, हाँ ये अच्छा आ गया,
ये है जी, पढ़े नहीं जा रहे यार, ये 160 से ऊपर ही है बच्चे का हार्ट रेट। ये बच्चे को फीटल टैकीकार्डिया क्यों है? बच्चे को टैकीकार्डिया क्यों है? माँ को क्या है? Fever. फीवर है। माँ को फीवर क्यों है? वट एवर द कॉज, माँ को जब बुखार होता है बच्चे का हार्ट रेट सीटीजी पे बढ़ जाता है। अगर आपको ये सीटीजी सामने रख दो, आप कहोगे वेरिएबिलिटी मॉडरेट है। अब देखिए ये लाइनें छोटी छोटी ऊपर नीचे हो रही हैं, मॉडरेट वेरिएबिलिटी है। फीटल टैकीकार्डिया है, 180 के तकरीबन फीटल हार्ट रेट है। यूट्रस की कंट्रैक्शन एवरी तकरीबन 1 मिनट के बाद यूट्रस की कंट्रैक्शन हो रही है, इजंट इट? 1 से 1.5 मिनट के बाद यूट्रस की sir. कंट्रैक्शन हो रही है। ये ऊपर Mm. ये आपको एक्सेलेशन नजर आ रही है? ये वाली एक्सेलेशन नजर आई है? ये वाली, Yes, sir. Yes, ये ऊपर को गई लाइन, अब हो गया एक्सेलेशन प्रेजेंट है, टैकीकार्डिया है, 180 हार्ट रेट है, मॉडरेट वेरिएबिलिटी है। ये छोटी छोटी लाइनें जो आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेलेशन प्लस, ठीक है। और ये एक नीचे को आप देख रहे हो डिप्रेशन आया, Deceleration. Yes. ये क्या है जी? डिसलेरेशन है। अब ये डिसलेशन कब आई है? वो यूट्रस की कंट्रैक्शन के हिसाब से नोट करो। जब यूट्रस की फुल पीक थी कंट्रैक्शन की, तब ये डिसलेशन स्टार्ट नहीं जी ब्रो? ये डिसलेशन तब स्टार्ट नहीं जब यूट्रस की फुल पीक थी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सी डिसलेशन है जो फुल पीक पे स्टार्ट हो? Late. Early. लेट डिसलेशन। तो इसलिए सिंपल, पहला तो आपको सीटीजी, एक तो सीटीजी सिंपल आपको आएगी, माँ को बुखार है, आपके सामने पेपर रखा होगा, आप कहोगे ये सीटीजी है, फीटल टैकीकार्डिया है, रेट 180 प्लस 180 है, मॉडरेट वेरिएबिलिटी है, एक्सेलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। यूट्रस को कंट्रैक्शन एवरी 1 to 2 मिनट कंट्रैक्शन हो रही है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द टैकीकार्डिया इज मैटरनल फीवर। आपको 15 नंबर मिल जाएंगे जी ब्रोस, क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. उसके बाद अब ये देखना, अर्ली डिसलेरेशन सीटीजी। हाँ लोग ये देखो, क्या जब यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई, क्या जब यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई, साथ ही इधर से बच्चे का रेट भी ड्रॉप नहीं होने लग गया? ये नीचे को आने लग गया यहाँ से जी ब्रोस। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद इधर देखो, इधर से यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई और इधर से साथ बच्चे का रेट ड्रॉप होने लग गया। ये कौन सी डिसलेरेशन है? अर्ली के Early. लेट? Early. अर्ली डिसलेरेशन। और जो अर्ली डिसलेरेशन होती है ना, उसमें जो दूसरी चीज होती है कि इधर से यूट्रस की फुल पीक है, कंट्रैक्शन की फुल पीक है, इधर से मैक्सिमम जितना हार्ट रेट नीचे आना है ड्रॉप, वो मैक्सिमम इधर फुल जितना ड्रॉप होना था हार्ट रेट हो गया, इधर जितनी बीट ऊपर जानी थी वो हो गई। ऐसे ही है, इधर से जितनी कंडक्शन होनी थी हो गई, इधर से जितना रेट ड्रॉप होना था हो गया। तो क्या जब यूट्रस की फुल कंट्रैक्शन है, फुल पीक पे है, तब मैक्सिमम हार्ट रेट भी बच्चे का नीचे नहीं आ गया? एक ही लाइन में नहीं है? Yes, sir. तो ये क्या है जी? अर्ली डिसलेरेशन। अर्ली डिसलेरेशन नॉर्मल है कि अब नॉर्मैलिटी है? Normal. नॉर्मल भी होती है, क्योंकि ये बच्चे का हेड कंप्रेस हो रहा है बाय यूट्रस कंट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट डिसलेरेशन, बाद में पता नहीं टाइम मिलना है कि नहीं, आपको मेन मेन मोटी मोटी चीजें बता दो। ये देखो, अब देखो, जब यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई, क्या रेट ड्रॉप हुआ? नहीं। जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल पीक पे गई, फिर बच्चे का रेट नीचे आने लगा, ऐसे है। ये फिर बच्चे का रेट नीचे आया ना, जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल कहाँ पे गई? हालांकि यूट्रस की कंट्रैक्शन तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, लेकिन रेट ड्रॉप नहीं हुआ बच्चे का। जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल पीक पे थी, तब बच्चे का रेट ड्रॉप और हार्ट रेट कम होना स्टार्ट हुआ है, इजंट इट? तो ये सारी क्या है? लेट एक्सेलरेशन है ना, ये पूरा है इस तरह, Yes, ये जो sir. डिप्रेशन सा बना हुआ है, ये लेट एक्सेलरेशन है ना। लेकिन लेट एक्सेलरेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है? जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल कहाँ पे थी?
ये जब यूट्रस की कंट्रैक्शन फुल पीक पे थी तब रेट ड्रॉप होना, तो ये अर्ली डेसिलेशन है कि लेट डेसिलेशन है? लेट। लेट डेसिलेशन क्या शो करती है? प्लेसेंटा प्रॉब्लम। या लेट डेसिलेशन तब आती है जब आप बच्चा पैदा हो रहा होता है तो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है ताकि बच्चा बाहर आए। यस सर। Yes, sir. ऑक्सीटोसिन क्या करती है? यूट्रस को कंट्रैक्शन करवाती है ना कि बच्चा बाहर आए। यस सर। जब आप ऑक्सीटोसिन अन्य हवा दे जाओ, जब आप इतनी यूट्रस की कंट्रैक्शन करवा दो, इतनी ज्यादा यूट्रस की कंट्रैक्शन करवा दो, क्या आने लग जाती है? लेट एक्सीलरेशन। लेट एक्सलेशन दो आपको दो चीजों से कॉमन मिलेगी। या तो प्लेसेंटा का प्रॉब्लम बन गया जी, प्लेसेंटा बच्चे को ब्लड नहीं दे रहा, या आपने बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन लगा लगा के यूट्रस की कंट्रैक्शन करवा दी है। तो आप लेट एक्सलेशन के काज में लिख दो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस बाय ऑक्सीटोसिन, और प्लेसेंटा जो है वो आपका डिटैच हो गया, ये लेट एक्सलेशन। उसके बाद आप ये देखो वेरिएबल डिसोसिएशन। अब मुझे बताओ, ये यूट्रस की कंट्रैक्शन, क्या इस कंट्रैक्शन का इस चीज के साथ कोई ताल्लुक है? क्या क्या ये जो डेसिलेशन हो रही है सर। क्या कंट्रैक्शन के साथ कोई लिंक बन रहा है? No, sir. नहीं। क्या ये जो डेसिलेशन हो रही है इसका कोई यूट्रस की कंट्रैक्शन ये पड़ी है, ये डेसिलेशन ये आ रही है, क्या इसका कोई लिंक है यूट्रस की कंट्रैक्शन के साथ? इस डेसिलेशन का यहाँ पे कहीं पे कंट्रैक्शन है आपको नजर आ रही है? यहाँ पे हाँ, डेसिलेशन आई है? No, sir. नहीं। ये कौन सी डेसिलेशन है? वेरिएबल। फौरी क्या करो, बड़ा ऑपरेशन, सी सेक्शन। ये इंडिकेट कर रहा है बच्चे का ब्लड लॉस हो रहा है, बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज होने पे आती है क्योंकि तो बच्चे का ब्लड लॉस होता है। तो वेरिएबल डिसोसिएशन, वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं वेरी करती हैं, कभी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के साथ आ गई, कभी इनका यूट्रस के साथ कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है, अपनी मर्जी से आ रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड, तो वेरिएबल डिसोसिएशन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर फीटस, नॉट फॉर मदर, फॉर फीटस। 250 ml है वो भी लॉस हो गया तो बच्चे ने खा जाना है। अच्छा, उसके बाद फ्लक्चुएशन होगी वेरिएबल में। फ्लक्चुएशन हो रही है, ये देखो वेरिएबिलिटी, ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी मॉडरेट है, रेट तकरीबन 130 है, रेट तकरीबन 130 है बेस लाइन, मॉडरेट वेरिएबिलिटी है। अब आप इसमें क्या कहोगे? आप कहोगे रेट है जी तकरीबन 130। अच्छा, रेट तो ठीक है, ये छोटी छोटी लाइनें भी ऊपर और नीचे हो रही हैं, ये 6 से 25 के दरमियान वेरिएशन हो रही है बीट्स की। आप कहोगे मॉडरेट वेरिएबिलिटी है, रेट 130 है बच्चे का हार्ट रेट, बट डिसोलेशन आ रही है, उनका यूट्रस के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो ये वेरिएबल डिसोलेशन है, ठीक है। ये क्या जी? वेरिएबल डिसोलेशन है। और यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है वो यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 मिनट बन रहा है, यहाँ पे 1 मिनट बन रहा है, यहाँ पे 2 मिनट बन रहे हैं, वही तकरीबन 1 से 2, आप कह लो 1.5 से 2.5 मिनट का जो है ना वो आपका आ रहा है, या कह लो कि 2 मिनट का जो है वो आपका एवरेज यूट्रस की कंट्रैक्शन आ रही है। तो ये वेरिएबल डिसोलेशन है। इस तरह आपने इस सिटी को एक्सप्लेन कर देना। जी ब्रोस, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब ये देखना, यूट्रस अगर रप्चर हो जाए, फट जाए, ये देखो कैसी क्लासिक है। ये बच्चे का रेट आ रहा था, ये एक्सेलेशन आ रही है, रेट तकरीबन वही, फर्ज कर लो, अभी मुझे तो पेपर से पढ़ा जा रहा क्या लिखा, फर्ज कर लो 140 है, 140 पे रेट आ रहा है बच्चे का, मॉडरेट वेरिएबिलिटी है, एक एक्सेलेशन भी आई है, यहाँ पे भी एक्सेलेशन आई है, यहाँ पे आके अचानक बच्चे का हार्ट रेट क्या हो गया? क्या कर गया? हार्ट रेट ड्रॉप हो गया। क्यों? बच्चे को ब्लड जाना यूट्रस से बंद हो गया। बंद। इसका मतलब क्या है?
ये यूट्रस रप्चर हो, जब यूट्रस रप्चर हो जाती है ना, फट जाती है यूट्रस, इस तरह अचानक बच्चे का हार्ट रेट नीचे आता है, ये यूट्रस रप्चर की सीटीजी है। जी ब्रो, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगर क्या नॉर्मल सीटीजी में वेरिएबिलिटी होती है 6 से 25 के दरमियान, फ्लक्चुएशन होती है रेट में, हार्ट रेट में? Yes, sir. जी ब्रो, क्या नॉर्मल सीटीजी में एक्सेलेरेशन होती हैं, वो ऊपर को वेव्स आती हैं? Yes, sir. एक्सेलेरेशन किस चीज को शो करती है? बच्चा हरकत कर रहा है, Because the वेरिएबिलिटी शो करती है कि बच्चे का हार्ट रेट 6 से 25 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है, जितनी बेसलाइन है उससे ऊपर 6 से 25 बेस फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर एक बच्चे में वेरिएबिलिटी नहीं आ रही, एक्सेलेरेशन नहीं आ रही, बच्चा सोया हुआ है, इजंट इट? अगर आपको बच्चा सोया हो अंदर और इसने अंदर करना क्या है, सोना ही तो है, लोग देखें क्या इस सीटीजी के अंदर आपको कहीं पे अब ये रखना, मैंने बताया था एक छोटे बॉक्स के अंदर 10 वेट्स आती हैं, क्या एक छोटा बॉक्स ऐसे होता ना, तो ये मैंने तकरीबन, ये कितनी बन गई, अगर यहाँ फुल पीक तक जाता है, ये कितनी वेरिएबिलिटी आ जानी थी? जी ब्रोस, ये कितनी वेरिएबिलिटी आ जानी थी? 10 ऊपर है, 10 नीचे, ये 20 की वेरिएबिलिटी बन गई ना? yes, sir. लेकिन Yes, sir. ये तो लाइन वहीं पे है, इसका मतलब ये वेरिएबिलिटी 6 भी नहीं है, तो क्या ये वेरिएबिलिटी आपकी है 6 से 25? 6 से 25 सब होती अगर ये ऐसे हो रही होती। ये जरा जूम किया ना, इसलिए आपको बड़ी बड़ी नजर, ये है 6 से 25 वेरिएबिलिटी, क्या ये 6 से 25 वेरिएबिलिटी है? Mm-hmm. नहीं, sir. इसका मतलब बच्चा अंदर क्या किया हुआ है? सोया हुआ है, या मदर ने नींद की गोलियां खाई हैं, या मदर को ओपियाइड्स, मॉर्फिन, पेन किलर्स लगे हुए हैं, जब मदर को सिडेटिव ड्रग्स लगते हैं, या जब बच्चा अंदर सोया होता है, क्या कोई एक्सेलेरेशन आ रही है नजर? No, sir. No, क्या sir. कोई अंदर एक्सेलेरेशन, क्या अंदर कोई एक्सेलेरेशन नजर आ रही है इस तरह? No, sir. Yes, sir. नहीं। क्या कोई वेरिएबिलिटी आपको मॉडरेट मिल रही है? नहीं, वही तकरीबन 145 भी है, ये 140 हार्ट रेट लिखा हुआ है, ये आपका 160 लिखा हुआ है, हार्ट रेट बच्चे का 150 पे है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा कि हमारा क्राइटेरिया 6 से ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, ये हो भी रहा है तो कोई 2-3 पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ही है। 6 कम से कम 6 तो होना, तो क्या ये मॉडरेट वेरिएबिलिटी है? Yes, sir. नहीं है। क्या इसमें कोई एक्सेलेरेशन है? No, sir. No, sir. नहीं है। लेकिन यूट्रस की कंट्रैक्शंस आ रही हैं, Yes, sir. Yes, sir. वो आपकी 2 to 3 मिनट से आ रही हैं, लेकिन कोई वेरिएबिलिटी आपकी 6 से ज्यादा नहीं है, तो इसे कहते हैं मिनिमल वेरिएबिलिटी। ये कौन सी वेरिएबिलिटी कहेंगे, मॉडरेट के मिनिमल? Yeah. क्या है, बच्चा या सो रहा है या माँ ने इंजेक्शन लगाए हुए हैं, पेन किलर, सिडेटिव्स, बात समझ आ गई सब लोग? जी ब्रो, आते मेरे दोस्त समझ? Yes, Yes, sir. sir. फिर इसका क्या हल है? वेट करो, 40 मिनट बाद बच्चा उठ जाता है। जी ब्रो, क्लियर है? फिर आप यही सीटीजी 120 मिनट तक वेट करते हो कि बच्चा अंदर से सोया उठे, या खुद भी उठा देते हो बाहरों कोई हाथ हुथ मार के माँ के पेट पे कि उठे। जी ब्रो, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद तो ये आपको मेन सीटीजी में फाइंडिंग्स आ जाने चाहिए। तो सिंपल मुझे ये बताएं, अगर हार्ट रेट बच्चे का ज्यादा आ रहा है तो आप क्या कहोगे, क्या कहा जाए? अगर सीटीजी पे रेट 180 आ रहा है, क्या कहोगे? maternal fever. हाँ, मेन आपको मोटी मोटी चीजें, हाँ, मैटरनल फीवर। अगर अर्ली डिसलेशन आ रही हैं
क्या कहोगे, क्यों आ रही हैं? वो तो नॉर्मल है ना। वो नॉर्मल है, वो Yes, फीटल sir. हेड कंप्रेस हो रहा है यूट्रस से। अच्छा, उसके बाद अगर लेट डेसिलेशन आ रही हैं, क्या है? प्लेसेंटा डिस्पैच हो गया है, या फिर उसका या प्लेसेंटल उसका इनसफिशिएंसी है। यस, या यूट्रस ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। अच्छा, वेरिएबल डेसिलेशन आ रही हैं, क्या कहोगे? ब्लड लॉस है सर जी फीटस का। फीटल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बस वो अम्बिलिकल कॉर्ड का कॉर्ड मसला में। बन गया है। यस। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे का रेट 140 है, वेरिएबिलिटी मॉडरेट है, एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, और अर्ली डिसरेशन भी आ रही हैं, यूट्रस 2 से 3 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या है सीटीजी? नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल सीटीजी। आई होप सो आपको मोटी मोटी चीजें आ गई। एनएलई का टेबल कर लोगे आप? इंशाल्लाह। जी ब्रो, इतना ही आना चाहिए। और 200 400 जितने आपके एनएलई सेंटर पे स्टूडेंट्स होंगे ना, कोई 5-7 के अंदर होंगे जो सीटीजी पढ़ के गए होंगे और जिनको आता होगा। जी कदीर, ऐसे ही है। तनवीर, Yes, sir. चलें तो तनवीर, अब समझ आ गई अच्छी तरह आपको? जी सर। बाकी डिटेल में जो है वो हम इसको कहीं नहीं और रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे, उनको मैंने करवानी है अभी सीटीजी। तो आई होप सो आप सब लोगों को बात समझ आ गई है। अगर आपको शक पड़ रहा है ना कि सीटीजी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम आगे और टेस्ट कर लेते होते हैं। एक होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, उसके बाद एक होता है जी आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। फिर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, बच्चे की मूवमेंट देखते हैं, बच्चे की टोन देखते हैं, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं। इसे कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल। जी ब्रोस, तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने शॉगरेंस ड्रॉम पे। तो शॉगरेंस ड्रॉम में अब ये देखें, मैं अब आपको बताता हूँ जी। फीटल हार्ट ब्लॉक, फीटल हार्ट ब्लॉक सीटीजी, ये बेसिकली हम पढ़ लेते कि लुक, जी ब्रोस, आपके सामने मैं सीटीजी रख दूं, ये है, कितने गया यार, एक तो मेरी नजर कमजोर है। ये है 150, 130, 120। ये हार्ट रेट क्या है, 120 से कम है? यस सर। Yes, sir. आपको मैं अब ये सीटीजी दे दूं, मैं कहूँ एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी ये सीटीजी की है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये तो पीटर ब्रैडीकार्डिया है, 110 से कम नहीं है। ये क्या है? पीटर ब्रैडीकार्डिया है। ये पीटर ब्रैडीकार्डिया क्यों है? साथ आपको मैं कहूँगा यार, माँ को ना शॉगरेन सिंड्रोम है, आपने फौरी बताना ये जो इसकी वजह क्या है, कौन सी एंटीबॉडीज? NPSSA and NPSSB. यस, तो आई होप आप सब लोगों को बात समझ आ गई। गौरी, रिदा, सामा, सिदरा, Yes, अलीना, sir. आयशा, यस Yes, sir. चले मोटी मोटी चीजें हमने कर ली हैं, बाकी इसको डिटेल से सीटीजी को हम पढ़ेंगे रेगुलर सेशन में। नेक्स्ट लिखें जी। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है जी, शॉगरेन सिंड्रोम जो आपको पेपर में आता है। तो शॉगरेन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है जी, आंखों में आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स डालो ताकि आंखें खुश्क ना हो, आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स डाल लो, सॉरी आर्टिफिशियल ड्रॉप्स डाल लो, सॉरी आर्टिफिशियल टीयर्स डाल लो ताकि आंखें खुश्क ना हो, और पेशेंट बार बार पानी का गुण शुन बढ़ता रहे ताकि मुंह खुश्क ना हो, ठीक है, वाटर सिप्स लेता रहे। या फिर बबल गम्स आती हैं, शुगर फ्री गम्स होती हैं, च्युइंगम, वो पेशेंट यूज करता रहे ताकि पेशेंट अंदर जो है वो दांतों को कीड़ा वगैरह ना लगे। और फ्लोराइड जो है वो इस्तेमाल, टूथपेस्ट वो इस्तेमाल करे जिसमें फ्लोराइड हो ताकि दांतों का कीड़ा ना लगे, ठीक है। और
कौन सी ड्रग है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करवाएगी? अगर हम चाहते हैं कि सलाइवा प्रोड्यूस ज्यादा हो तो हम ड्रग दे सकते हैं। पिलोकार्पिन एंड सेविलामाइन, पिलोकार्पिन एंड सेविलामाइन, ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही इसका हल है और कोई हल नहीं है जी। ब्रोस क्लियर है जी? व्हाट इज शॉगलेंस नॉर्म? Yes, sir. आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट लिखें जी, ये हमारा हो गया जी मस्कुलोस्केलेटल, मोटा मोटा कंप्लीट। आगे लिखें जी फार्मा। जी ब्रो, मस्कुलोस्केलेटल मुश्किल नहीं लगा? सर वो भी तो करवाना है आपने, क्या? ऑस्टियोमाइलाइटिस। अभी करवा देते हैं। अब मेरे सामने फार्मा खुल गई है, वो बाद में करा देता हूं। लिखें जी एनसेड्स। एनसेड्स लिख, पहले तो एनसेड ड्रग्स के नाम लिख लो, मैं बोलता जाता हूँ आप लिखते जाओ। एनसेड ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? तो एनसेड ड्रग्स कौन कौन से? एनसेड से मुराद है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स कौन कौन सी हैं जी? नाम लिखता जाता हूँ, आप लोग लिखते जाएं। नंबर 1 एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, इंडोमेथासिन, किटोरलेक। उसके बाद हमारे नेप्रोक्सन, नेप्रोक्सन हो गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी एनसेड्स में आपकी डाइक्लोफेनिक, ये कॉमन कॉमन लिखा रहा हूँ, अब हम फार्मा कर रहे हैं ना। डाइक्लोफेनिक, मिलॉक्सिकैम, सेरिकॉक्सिब, ये आपको पेपर में आनी है। सेलिकॉक्सिब, पायरोक्सिकैम, ब्रिक्सन गोली सुनी है किसी के घर में? अम्मियों की बड़ी फेवरेट होती है ब्रिक्सन, पायरोक्सिकैम। ब्रिक्सन गोली सुनी है घर में, अम्मियों ने रखी होगी। English. वो पायरोक्सिकैम होती है। अच्छा, ये सारी एनसेड्स हैं मोटी मोटी। अच्छा, ये एनसेड्स करती क्या है? सबसे पहले तो इनका मैकेनिज्म लिखो। सर हेलो हाँ सर। जी, सर हाँ जी, हाँ डिक्लोफेनेक जी। सोडियम और पोटेशियम क्या फर्क होता है? वो जी एब्जॉर्प्शन के साथ उसका लिंक होता है। किसी के साथ सोडियम ऐड होती है, जैसा हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उनको डिक्लोफेनिक सोडियम दी जाती है, डिक्लोफेनिक पोटेशियम दी जाती है ताकि वो सोडियम उनके बॉडी में कम जाए। दे आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव। ठीक है, वो उनके ड्रग फॉर्मुलेशन कंपनीज ने उनके साथ ऐड किया होता है ना ड्रग के साथ, ओके सर। फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अपना हम किधर थे? एनसेड्स करते क्या है? हमारा एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। ये एंजाइम क्या करता है? एक 1 होता है, एक 2 होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये फिर फीवर करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, पेन करते हैं। तो अक्सर हमें होता क्या है, जब हमें बुखार होता है, दर्द होती है, सोजिश होती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। तो बेसिकली साइक्लोऑक्सीनेज 1 और 2 का काम है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? फीवर करते हैं, पेन काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इवन प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं। इसलिए यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। अच्छा, आप चाहते हो, आप फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे चोट लग गई है, मेरे हाथ पे यहाँ पे चोट लग गई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे दर्द भी ठीक हो जाए, यहाँ पे पेन भी ठीक हो जाए, तो मैं किस एंजाइम को इनहिबिट करूंगा?
तो अगर मैं कहीं पे पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहता हूँ, पेन एंड इन्फ्लेमेशन को, बुखार को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बनने से रोक दूं? जी ब्रो, मैं क्या बनने से रोक दूं? कोक्सीडाइन। प्रोस्टाग्लैंडिन। नहीं, मैं प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोक दूं। प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेंगे, बुखार भी नहीं होगा, सोजिश भी कम हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगी। जो चीज पेन कम करे उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन एनाल्जेसिक है, पेन कम करते हैं? यस। तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनने से रोक दें तो एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा, पेन कम हो जाएगी? यस। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनने से रोक दें इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी? या इसे क्या कहेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो चीज बुखार कम करे उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो मुझे ये बताओ, अगर आप चाहते हो बुखार उतर जाए, एंटीपायरेटिक इफेक्ट आए, मतलब इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आए, पेन खत्म हो जाए, एनाल्जेसिक इफेक्ट आए, तो आपको साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 एंजाइम को क्या कर दो? जी ब्रो, जल्दी से बता दो। एनसेड्स क्या करते हैं? इमिट कर देंगे। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को 1 और 2 को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 इनहिबिट हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, बुखार भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या एनसेड्स एंटीपायरेटिक्स होते हैं, बुखार उतारते हैं? यस और नो? यस सर। क्या एनसेड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, सोजिश कम करते हैं? यस सर। यस और नो? क्या एनसेड्स एनाल्जेसिक होते हैं, पेन कम करते हैं? यस सर। ये तीन अलग चीजें होती हैं। बुखार और चीज है, इन्फ्लेमेशन और चीज है, पेन और चीज है। अगर आप सिर्फ बुखार उतारना चाहते हो फिर पैनाडॉल खाओ, क्योंकि वो सिर्फ एंटीबायोटिक है मेनली। पैनाडॉल पेन किलर मेन एंटीबायोटिक है, उसका दूसरा इफेक्ट कम है। अगर आप तीनों काम करना चाहते हो फिर एनसेड लो। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रुक जाएंगे तो बुखार भी कम हो जाएगा, सोजिश भी कम हो जाएगी और दर्दें भी कम हो जाएंगी। लेकिन ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम है, ये आपके स्टमक में नॉर्मली काम कर रहा होता है। ये फिजियोलॉजिकली काम करता है, पैथोलॉजिकली नहीं। इसका काम है स्टमक में क्या करना? प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करना, ताकि स्टमक को किस चीज से बचाया जा सके? एसिड से। तो जब आप एनसेड्स लेते हो, क्या स्टमक का साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इनहिबिट हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? जब आप ब्रूफन गोली खाओगे, आपके स्टमक का साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इनहिबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी यस सर। सर। क्या स्टमक के प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक को के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, स्टमक को तो एसिड से बचाते हैं। तो क्या गैस्ट्रिक अल्सर्स बनते हैं एनसेड खाने से? यस सर। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इनहिबिट नहीं होना चाहिए। ये फिजियो वाला एंजाइम है, पैथो वाला नहीं है। ये नहीं, लेकिन ब्रूफन में तो नहीं देखना। एक्चुअली में जो आप चाहते हो ना, बुखार कम हो जाए, फीवर कम हो जाए, दर्द कम हो जाए, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, वो किसको इनहिबिट करो? 2 को। ये पैथो वाला है, ये असल फसाद की जड़ है। जो आपको बुखार होता है, जो आपको फीवर होता है, ज्वाइंट पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो 2 की वजह से होती है। बेसिकली आप क्या जो बॉडी में सारा मसला चल रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे होते हैं, वो 2 की वजह से जो बन रहे होते हैं वो खराब होते हैं। 1 वाला तो फायदा होता है, लेकिन जब हम एनसेड्स देते हैं उसने नहीं देखना मैंने 1 को करना है या 2 को करना है। एनसेड ने जाके 1 को भी कर देना, 2 को भी कर देना है। वो 2 को करने से तो आपको पेन भी ठीक होगी, लेकिन वो 1 जब इनहिबिट होगा तो नुकसान होगा। इसलिए एनसेड्स के फायदे तो होते हैं, साथ 1 इनहिबिट होने से क्या हो जाता है? नुकसान होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। यस सर। यस सुनो? यस। उसके बाद ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, स्टमक में इनहिबिट होगा, स्टमक का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन हमें चाहिए फिजियोलॉजिकली, किडनी में चाहिए। किडनी का ब्लड फ्लो तब बेहतर होगा जब प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे। तो क्या एनसेड देने से किडनी का प्रोस्टाग्लैंडिन बनना रुक जाएंगे? क्या किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा? क्या किडनी वाले पेशेंट्स को, गुर्दों वाले पेशेंट को एनसेड देने चाहिए? जी ब्रोस। नहीं क्या सर। रीनल फेलियर पेशेंट, किडनी के पेशेंट को एनसेड देने चाहिए? नहीं ना?
क्योंकि किडनी को प्रोस्टाग्लैंडिन sir. चाहिए, किडनी को प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए फिजियोलॉजिकली। अगर आप किडनी का ब्लड फ्लो, अगर आप एनसेड दोगे किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, किडनी फेलियर में जा सकती है। तो क्या एनसेड रीनल फेलियर कर सकते हैं किडनी का ब्लड फ्लो कम करके? Yes, sir. यस कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो स्टमक डिस्टर्ब ना हो, अगर आप चाहते हो किडनी डिस्टर्ब ना हो, अगर आप चाहते हो स्टमक डिस्टर्ब ना हो, किडनी डिस्टर्ब ना हो, फिर सिर्फ और सिर्फ किसको इनहिबिट करो, किसको इनहिबिट करो? जी ब्रो, Cox 2. फिर सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करो, क्योंकि कॉक्स 2 को इनहिबिट जब करोगे स्टमक इफेक्ट नहीं होगा, किडनी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि स्टमक और किडनी तब इफेक्ट होती है जब साथ वन भी इनहिबिट होगा। इसीलिए ये जो मिलॉक्सिकैम अंदर एक लिखवाई है मैंने, और सेलिकॉक्सिब लिखवाई है अंदर है मैंने एक ड्रग, मिलॉक्सिकैम एंड सेलिकॉक्सिब। Yes, sir. ये सिर्फ किसको इनहिबिट करते हैं? Cox 2. क्या मिलॉक्सिकैम सेलिकॉक्सिब वाले खाने वाले पेशेंट का मैदा डिस्टर्ब होता है? No, sir. नहीं, क्योंकि वन तो नहीं ना इनहिबिट करती है ये। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर्स हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, बजाय उनमें ब्रूफन दो, नेप्रोक्सन दो, उसने 1 और 2 दोनों को इनहिबिट कर देना है। इसलिए इस तरह के पेशेंट में अगर हमें आंसर देने पड़े तो कौन से प्रेफरेबल करो? जो कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, इन्हें कहते हैं सिलेक्टिव। सिलेक्टिव जो है वो एनसेड है, ये जो सिलेक्टिवली कॉक्स 2 को जाके इनहिबिट करेंगे। जी ब्रोज, यहाँ तक सबको समझ आई? Yes, sir. फातिमा, रज़ोया, सामा, सिद्रा, इब्राहिम, अबू बकर। जी सर। Yes. अच्छा, अब एनसेड्स के यूज लिखो। वो तो मैंने लिखवा दिए हैं, किसी भी पेन में, किसी भी दर्द में, किसी भी इन्फ्लेमेशन में। लेकिन कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोमेथासिन का क्वेश्चन आता है। इंडोमेथासिन जो होती है उन बच्चों को दी जाती है जो बच्चे पैदा होते हैं जिनकी डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं होती। अगर हार्ट में हमने पढ़ा था पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, अगर एक Yes. बच्चा पैदा हो रहा है और उसकी डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं हो रही, ड्रग और चॉइस क्या है? Indomethacin. अगर आप पीडीए को क्लोज करना चाहते हो, डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज करना चाहते हो, कौन से एनसेड लिखोगे पेपर में? Indomethacin. इंडोमेथासिन। एक तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आएगा, एक फीमेल आई है, नॉर्मली बच्चा कब पैदा होता है? शुड बी 39 to 41 वीक। बच्चा कब पैदा होता है नॉर्मली प्रेगनेंसी में? 39-40 हफ्ते का जब हो जाती है प्रेगनेंसी। अगर बच्चा पैदा हो रहा है 32 वीक से पहले, अगर बच्चा 32 वीक से पहले पैदा हो, ये तो बच्चा मुश्किल हो जाएगा, बहुत जल्दी आ रहा है दुनिया में, क्योंकि यूट्रस क्या कर रही है? जी ब्रोस, Control. तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रही होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो Prostaglandin. क्या इंडोमेथासिन दे सकते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे? अगर आपकी प्रेगनेंसी 32 वीक से कम की है तो आप उस और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करने लग गई है, तो आप यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन रोकना चाहते हो 32 वीक से पहले पहले, तो क्या दे दो? तो क्या उन माओं को इंडोमेथासिन दी जाती है जिनकी प्री प्री जो आपकी वो हो रही होती है, प्री टर्म डिलीवरी हो रही होती है, अर्ली लेबर हो रही होती है? Yes, यस। sir. लेकिन अगर 32 वीक के बाद आपने यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन रोकनी है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पड़ा था, निफेडिपिन या मेलोडिपिन, 32 वीक के बाद नहीं देते इंडोमेथासिन। अगर आप यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को रोकना चाहते हैं 32 वीक से पहले, तो इंडोमेथासिन 32 वीक के बाद तो आप क्या दोगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जी ब्रोस, क्लियर? आगे चलिए। Yes, sir. एनसेड के साइड इफेक्ट्स लिखो। एनसेड का साइड इफेक्ट क्या है? एक तो किडनी खराब करते हैं, नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स। उसके अलावा एनसेड्स क्या करते हैं? आपके एनीमिया। ये मेन आपके साइड इफेक्ट्स हैं एनसेड्स के। जी ब्रोस, याद रहेंगे? आगे चलें। Yes, sir. उसके बाद है जी, आगे लिखें जी एस्प्रिन। एस्प्रिन को अलग पढ़ते हैं। एस्प्रिन तीन तीन चीजों के तौर पे यूज हो सकती है। अगर आप एस्प्रिन को, ये भी एनसेड है,
वही मैकेनिज्म है। एस्पिरिन अगर लो डोज में लेते हो तो ये एंटी प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट्स को रोकती है एग्रीगेट्स होने, एक्टिवेट होने से। ये एंटी प्लेटलेट है लो डोज पे। अगर आप मॉडरेट डोज पे लेते हो, अगर आप मॉडरेट डोज पे लेते हो तो फिर ये आपकी एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है, बुखार उतारेगी। लेकिन अगर आप इसे हाई डोज में लेते हो तो फिर ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो इन्फ्लेमेशन कम हो फिर एस्पिरिन हाई डोज लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो बुखार उतर जाए फिर इंटरमीडिएट डोज में लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो सिर्फ प्लेटलेट पे काम करे, एंटी प्लेटलेट, फिर लो डोज में। तो आपने अक्सर लोगों को एस्पिरिन कितने एमजी खाते देखा है? 75 एमजी, 75 एमजी खाते देखा ना एस्पिरिन। दिल के मरीज जो होते हैं वो क्या होती है, क्या बुखार के लिए ले रहे होते हैं, क्या वो इन्फ्लेमेशन के लिए ले रहे होते हैं? दिल के मरीज किस पर्पज के लिए ले रहे होते हैं? एंटी प्लेटलेट पर्पज के लिए। Antiplatelet. इसका मतलब ये जो कार्डियक पेशेंट होते हैं ये एस्पिरिन जिस डोज में ले रहे होते हैं वो एस्पिरिन की डोज एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है या एंटी प्लेटलेट होती है डोज? Antiplatelet. एंटी प्लेटलेट होती है डोज। ठीक है, 75 एमजी तक। तो एस्पिरिन का साइड इफेक्ट्स आते हैं पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एस्पिरिन लेने से प्लेटलेट जब काम नहीं करेंगे ब्लीडिंग का रिस्क होगा? Yes, sir. यस, नंबर 1। नंबर 2, क्या एस्पिरिन अगर ज्यादा खा लेंगे तो आपको इफेक्ट आएगा सिंक्रोनिज्म? ये पेपर का क्वेश्चन है। सिंक्रोनिज्म में क्या होता है? आपके एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट है इसमें आपको हेडेक होता है, हेडेक होता है, टिनाइटिस होता है। एक हमने हार्ट की ड्रग पढ़ी थी क्विनिडीन, उसमें सिंक्रोनिज्म बढ़ा था। यस, अगर आपको याद हो तो एस्पिरिन जो है ये क्या करती है, काज सिंक्रोनिज्म काज करती है। अगर हाई डोज में ले ले हेडेक होता है, टिनाइटिस होता है। टिनाइटिस कहते हैं कान बजना, कानों में से, कानों में आपको रिंगिंग साउंड, मतलब ऐसे लगता है जैसे कानों के अंदर कोई रिंग सी बज रही है, रिंगिंग साउंड, जिन्हों पंजाबी तेरे कान बजदे, टिनाइटिस, हेडेक, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनिज्म। ठीक है, तो ये एस्पिरिन का साइड इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एस्पिरिन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोक्विन में तो इसका साइड इफेक्ट है ना, सिंक्रोनिज्म। हाँ जी, और भी उसका क्लोरोक्विन का भी है, क्विनिडीन का भी है, क्विनीन का भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एस्पिरिन के से रिलेटेड जो पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये सिंक्रोनिज्म है, दूसरा एस्पिरिन अस्थमैटिक पेशेंट्स को नहीं देते। एस्पिरिन देने से अस्थमा क्या हो जाता है जी ब्रोस? वर्स हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को आपने एस्पिरिन दी और अस्थमा वर्स हो गया, आप पेपर में आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा इस अस्थमा को कैसे ठीक करेंगे? आप कहोगे अस्थमा ड्यू टू एस्पिरिन अगर हो तो फिर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या करोगे? आप ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स देते हो। अगर एस्पिरिन की वजह से अस्थमा हो जाए तो आप पेशेंट को कौन से रिसेप्टर्स ब्लॉक करो जी ब्रो? एस्पिरिन की वजह से अस्थमा को ठीक करना है तो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करना है? ल्यूकोट्राइन्स। मोंटिका टैबलेट सुनिए, मोंटेलोकास्ट, Yes, sir. ज़फिलोकास्ट, ये ड्रग्स क्या करती हैं? ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एस्पिरिन खाई और मुझे अस्थमा का अटैक हो गया, एस्पिरिन की वजह से अस्थमा का अगर मुझे अटैक हो गया है तो मैं कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करूंगा तो अस्थमा ठीक हो जाएगा? क्या कहोगे? Leukotriene receptor blocker. यस, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी ड्रग खा लूं मैं? अगर आपने गलती से किसी अस्थमेटिक पेशेंट को एस्पिरिन दे दी है उसे फिर क्या दो फॉर सांस ठीक करने के लिए? मोंटेलोकास्ट, ज़फिलोकास्ट। जी ब्रो, क्लियर है? उसके अलावा एस्पिरिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं दी जाती क्योंकि क्या, किस चीज का रिस्क होता है? रेयर Rare सिंड्रोम का syndrome. रिस्क होता है। रेयर सिंड्रोम में क्या होता है? लिवर डैमेज होता है और ब्रेन डैमेज होता है। लिवर एंड ब्रेन ये आपका डैमेज होता है। एक बच्चे को ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, एक आपका लिवर इन्वॉल्व हो जाता है। दिस इज अ रेयर सिंड्रोम। इस एस्पिरिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं दी जाती। लेकिन एक ही डिजीज मैंने आपको पढ़ाई है जिसमें हम देते हैं,
कावासाकी। कावासाकी। उसके बाद लिखें एस्प्रिन अगर ओवरडोज में दे दें तो पहले तो करती है रेस्पिरेटरी। पहले तो एस्प्रिन जब आप ओवरडोज में ले लें तो पहले करती है रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस। कुछ टाइम गुजरने के बाद पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तो एस्प्रिन जब हाई डोज में लेते हैं शुरू में क्या होती है, अल्क्लोसिस के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस, और कुछ टाइम के बाद क्या डेवलप हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डॉक्टर साहब मैकेनिज्म बताएं क्यों हुई रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्यों कन्वर्ट होती है, या क्या हुआ है ये रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस के बाद सर आपकी एसिडोसिस। आवाज सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। किसी और को मेरी आवाज आ रही है रुक रुक के? नो सर। चले हाशम का ही इश्यू है। हाशम आवाज आ रही है आपको? सर जी अब ठीक हुई है। अच्छा हाशिम यार एक दिन आप बड़े दुखी बैठे हुए थे, खैर थी? एक दिन आप बहुत दुखी थे। सर जी मैसेज बता दूंगा, सर मैसेज बता दूंगा आपको। हाशिम का क्लास वाला यहाँ पे कौन है? सर बदल है, नूर है, ठीक है। ठीक है फिर नहीं पूछते चले आगे लिखे। तो वैसे दुखी दुखी थे, मैं खैर रोटी नहीं खाई थी ना, इसलिए फिर बंदा दुखी दुखी बातें करता है। आगे लिखे तो ये इसलिए होती है कि यार देखो कि जब रेस्पिरेटरी सर अल्क्लोसिस जी वो होती है। आपकी जी जी हाशिम जी। नहीं सर आप स्टार्ट करें, कुछ नहीं। अच्छा तो जब आपको रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस होती है तो बॉडी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए खुद क्या डेवलप कर लेती है, अल्क्लोसिस को कॉम्पनसेट करना है तो बॉडी में क्या डेवलप करना पड़ेगा, एसिडोसिस। एक तो इसलिए भी हो जाती है और भी मैकेनिज्म होते हैं। आगे चलें। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए एस्पिरिन देने से पेशेंट की बॉडी में पहले क्या डेवलप होगा, अल्क्लोसिस रेस्पिरेटरी, बाद में क्या डेवलप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये पेपरों के क्वेश्चंस हैं, आपको आएंगे, इनको इजी नहीं लेना। 3-4 क्वेश्चंस आपके एस्पिरिन जीआई ब्लीडिंग गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए अगर एक पेशेंट है दिल की दवाई ले रहा, दिल का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, एस्पिरिन ले रहा है, खून की उल्टी के साथ आया, आपने सोचना यार दिल का मरीज है, खून की उल्टी के साथ आया है, इसका मतलब वो एनसेड ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, उससे गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, इसलिए उसको खून की उल्टी आ गई है। इसलिए अगर एनसेड्स की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को क्या दो एनसेड की वजह से अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए? जी ब्रोस, टीपीआई दो। उसके बाद आगे ड्रग लिखें जी। सर इसका एंटीडोट सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। एस्पिरिन अगर ओवरडोज हो जाए तो एस्पिरिन का एंटीडोट कोई भी नहीं है, लेकिन एस्पिरिन जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट देने से यूरिन के अंदर थोड़ी सी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, लेकिन एस्पिरिन अपना टाइम लगाना है। ये एक ड्रग्स होती हैं, एक होती हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एक होती हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और एक होती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ड्रग्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ड्रग्स मैं आपको बताता हूँ। एक ड्रग है जी, आपने बहुत ज्यादा खा ली, वो ड्रग जितनी आपके ब्लड में हाई होगी उतनी यूरिन में निकल भी जाएगी, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। एक होती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, कि आपके ब्लड में जितनी भी डोज हो, यूरिन में जितनी निकलनी है उससे ज्यादा अमाउंट में नहीं निकल सकती, जितनी यूरिन के अंदर उसकी लिमिट है उतनी निकलनी, उससे ज्यादा निकलनी ब्लड में बेशक आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाए। इसीलिए एस्पिरिन ब्लड में जितनी भी हाई हो जाए, जितनी यूरिन के अंदर खास टाइम के अंदर निकलनी है उतनी ही निकलनी है, उससे ज्यादा नहीं आप इसको यूरिन में निकाल सकते। तो एस्पिरिन का मसला ये है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं बहुत ज्यादा खाते हो तो ये नीचे से निकल जाती हैं, वो किस ऑर्डर को फॉलो करती हैं?
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक ड्रग्स होती हैं, इनका मसला ये होता है कि आप जितनी डोज ज्यादा ले लोगे, यूरिन के अंदर इन्होंने उतना ही निकलना है जितना इनकी नॉर्मल अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट निकलने, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, बेशक आप डोज जितनी मर्जी खा लो। तो क्या ये एस्प्रिन को आप यूरिन के अंदर निकाल सकते हो डोज ज्यादा लेके? नहीं। No, sir. एस्प्रिन ने जितनी जितनी यूरिन के अंदर निकलनी है 24 घंटों में, स्पेसिफिक टाइम में, उतनी ही निकलनी, उससे ज्यादा आप इसको निकाल नहीं सकते। तो एस्प्रिन इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक ड्रग और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ड्रग। Zero order kinetic. यस, कुछ ड्रग्स होती हैं आप जितनी ज्यादा खाओगे उतनी, अब जिस तरह विटामिन है, मैंने विटामिन B12 के पांच कैप्सूल खा लिए, 5 टीके लगवा लिए विटामिन B12 के, वो मैंने इधर से लगवाए हैं, आधे घंटे बाद मैंने निकाल देने वॉशरूम में। तो ऊपर से निगाहे खाए, नीचे से निकल गए। जो ड्रग्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी, जितनी ब्लड में हाई होंगी उतनी यूरिन में लॉस हो जाएंगी, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। बाकी इसको हम जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, किसी और सेशन में। जी ब्रो, क्लियर? Yes, लेकिन sir. अगर एस्पिरिन ओवरडोज हो जाए तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट देते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है वो आपकी यूरिन के अंदर एस्पिरिन को लॉस कराने में हेल्प करती है, एक्सीड करने में हेल्प करती है। और एक चीज याद रखो, हर ड्रग डायलिसिस से भी नहीं निकलती कि आपकी एक ड्रग ओवरडोज ले लिया जी वो डायलिसिस। मुझे ये बताओ, क्या डायलिसिस जब हम करते हैं एल्ब्यूमिन निकलती है डायलिसिस में? नहीं निकलती ना। प्रोटीन तो नहीं ना डायलिसिस में निकलती। अब Yes, एक ड्रग sir. आपने खा ली, वो एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड हो गई, क्या उस ड्रग को आप निकाल सकते हो डायलिसिस कर भी लो तो? वो किसके साथ बाइंड है? तो जो ड्रग्स एल्ब्यूमिन से जितनी ज्यादा बाइंड होती हैं वो डायलिसिस में वॉश आउट नहीं होती, वंदे रहती हैं। इसलिए डायलिसिस में वही ड्रग निकलनी है जो ब्लड में फ्री है, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन के साथ बाइंड है। प्रोटीन डायलिसिस में नहीं निकलती, प्रोटीन नहीं निकलेगी तो वो ड्रग भी नहीं निकलती। जी ब्रो, क्लियर? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन? जी ब्रो, मुझे ये बताओ, डर्मा आती है पेपर में? है पेपर में NRE2 में? जी सर, कितने नंबर की? 2-3 MCQ था सर बस। लास्ट टाइम एग्जाम में सोराइसिस आया? जी सर, सोरियाटिक अर्थराइटिस था सर। Psoriatic और arthritis. इसके अलावा? कैनिक एंड सर, डर्मेटोमाइसाइटिस। डर्माटोमाइसाइटिस। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी है। कौन सा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपर लिप। ठीक है, मोटी मोटी चीजें आई हैं। तो बेसल सेल कार्सिनोमा सर, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सोराइसिस, एक्जिमा। चलिए ये हम एंड पे करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अगला सिस्टम लिखो। मैं आपको डर्मा ना आखिरी एक दिन में डर्मा करवा दूंगा, 2 दिन में ENT करा दूंगा, 2 दिन में आपको ऑप्थो करा दूंगा, मेन टॉपिक्स, ताकि जो पेपर में आते हैं वो आप कर लो। 10 का टॉपिक ENT के करेंगे, 10 का टॉपिक ऑप्थो के करेंगे, और डर्मा के ये वही 10-5-7 टॉपिक होंगे डर्मा के। बाकी हम अपने सिस्टम पे, आप अपना सिस्टम से फोकस करो, ये छोटी छोटी चीजें कवर हो जाती हैं खुद ही। जी ब्रो, आगे चलें जी। आते हैं मेरा सोया सामा जी। मुझे जरा बताइएगा, अब अभी तक आपका क्या क्या हो गया? डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एनाटॉमी पढ़ी। नहीं, सिस्टम वाइज बताएं। और जी सर, सबसे पहले हमने एंडो पढ़ी, फिर नेफ्रो पढ़ी। एंडो के साथ उसकी कोई, एंडो के साथ क्या पढ़ा? थायराइड की सर्जरी कर ली थी? जी सर, वो भी कर ली साथ हमने। ठीक है, आगे एंडो के बाद? फार्मा भी कर ली उसकी, और उसके बाद फिर हमने नेफ्रो पढ़ी। नेफ्रो के साथ यूरोलॉजी की है? जी कर ली सर। ठीक है, वो भी होगी। अच्छा, उसके बाद? कार्डियोलॉजी पढ़ी हमने। हमने कार्डियो पढ़ी है, कार्डियो के साथ हमने चेस्ट थोरक्स पढ़ लिया?
जी सर, वो भी पढ़ लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सर उसके बाद हमने जीआईटी पढ़ा है। जीआईटी के साथ हमने जी सर्जरी कर लिया ना सारी। सर्जरी कर ली है, यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? जी मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल के साथ हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के प्लेक्सिस Yes, वगैरह भी sir. कर लिया, राइट? यस सर। चले 4:21 हुए, 4:31 तक आपको ब्रेक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी ब्रोस, क्या स्टार्ट करना है? जल्दी ना दो। सर न्यूरो करवा दें। कल से ना कर ले सर। सर छुट्टी ना स्पाइटी कर बात सर जी, स्पाइटी सर करवा दे, न्यूरो ना बिना करवाए। कल से सर पाकिस्तान जाना सर जी हफ्ते तक ना सर जी, इसलिए सर संडे आज थोड़ा पड़ा है। चलो ऐदा करते हैं ना, ना हाशम की ना जोहा sir. की, न्यूरो Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। सर मैं वही तो बात सर जी, हफ्ते बाद फ्लाइट है पाकिस्तान से जी, मिक्स हो जाएगा सब कुछ, याद नहीं होना। तो स्वीट, जो जिन्ना स्पीड ना आप पढ़ रहे हैं उंज भी मिक्स होना है। सर जी वो मिक्स पेपर तो अल्लाह होना ही सर, लेकिन न्यूरो ना स्टार्ट है अभी। चलो, पल्मो में निकल गई, न्यूरो में निकल गई, और कोई ऑप्शन? सर न्यूरो ही करवा दें। सर गायनी ऑप्स करवा दे। सर न्यूरो गायनी ही ऑप्शन करवा मैंने दो। 4 दिन लगाने हैं बस। तो वो जितने करवा के दे, फिर सवाल आने हैं ना उतना ही टाइम उसके बाद लगाना है। स्पाइटी सिस्टम करवा देना। अच्छा ठीक है, गायनी ऑप्शन इन्होंने पहले किए ही है, इसलिए गायनी ऑप्शन ही पहले करेंगे। जी सर, न्यूरो को सर 1.5 साल हो गया। चलो मेरी गल सुनो, 4:22 हुए, यस सर। 4:32 पे आकर डिसाइड करते हैं। 10 मिनट की ब्रेक है, छुट्टी नहीं है। तो छुट्टी दे दे सर। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। अगला सिस्टम जो भी हमने स्टार्ट करना है उसकी नोट में करवानी है मैंने आपको। 10 मिनट की ब्रेक है ओके जी। ओके सर। थैंक यू। डॉक्टर जोहा, यस सर। मैं आपको लीव कर रहा हूँ, या आप देख लीजिएगा, ठीक? ओके मैं सर। दोबारा ज्वाइन करूँगा।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, स्टार्ट करें जी। सर। जी आते हैं हमारे ज़ोया उसामा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी ब्रोज, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। बोलते नहीं है, जान के नहीं बोलते। हेलो। यस सर। यस सर। एक मिनट, यस सर। मुझे नहीं आ रही है, एक मिनट ठहरे, होल्ड करें। अच्छा मैंने कानों को तो हेडफोन नहीं लगाया, मेरा हेडफोन कहाँ है? सॉरी यार, आप लोग बोल रहे हो, मैंने हेडफोन नहीं लगाया वैसा। बोलिए, आवाज आ रही? यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं अपने हेडफोन ही जेब में डाले हुए थे, इसलिए नहीं आ रही। यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था कि श्वास मसल में मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी डैमेज होती है और लीस्ट कौन सी डैमेज होती है? ये कहाँ ये पे पढ़ लिया क्वेश्चन आया हुआ था ना सर, कि एनएलई में क्वेश्चन आया हुआ था इस साल। नहीं, वो डिपेंड करता है उसने किस एस्पेक्ट से पूछा है। उस नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर ना क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन क्या था? कि श्वास मसल इंजरी में लीस्ट लाइकली नर्व कौन सी डैमेज होती है? अच्छा, क्या क्या ऑप्शन थे? सर इसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व थी, एंटीरियर कंपार्टमेंट से फेमोरल, ऑब्चुरेटर और टिबियल नर्व थी। टिबियल नर्व डेफिनेटली, क्योंकि वो श्वास मसल तो लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, और टिबियल नर्व आपकी स्टार्ट होती है आपकी L4 L5 S1 S2 S3 से। टिबियल नर्व, तो ये लीस्ट लाइकली डैमेज होगी। यस। बाकी कौन कौन से बताइए आपने? सर फेमोरल, ऑब्चुरेटर एंड ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। हाँ, वो सारी श्वास मसल के अंदर से ओरिजिनेट होती है, ये नहीं होती अंदर से। वो जो आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ना, वो श्वास मसल के लेटर बॉर्डर से निकलती है। जो ऑब्चुरेटर नर्व है श्वास मसल के मीडियल बॉर्डर से निकलती है, और जो फेमोरल नर्व है वो इंटीरियर बॉर्डर से निकलती है, और ये जो टिबियल नर्व है ये कहीं से नहीं निकलती, ये कली होती है, बाहरी होती है जी, ये टिबियल नर्व होती है जी। अच्छा जी, अभी मुझे कब, हाँ जी, अगर सेकंड नंबर में फिर कौन सी लगानी चाहिए हमें? फिर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हाँ, तो ये श्वास मसल के अंदर से नहीं ना जाती, वो को बाकी नर्व्स जो होती है वो श्वास मसल के अंदर से गुजरती है ना। ओके सर, थैंक जी यू। अच्छा, और ब्रो मुझे काफी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, आज क्लास का प्लान नहीं है, पढ़ना तो दस दो, जो छुट्टी करनी है दस दो। छुट्टी सर। जी सुबह से स्टार्ट करेंगे छुट्टी सर। टॉपिक न्यू इंशाल्लाह सिस्टम। चलो दो समझदार बंदे से पूछ लेते हैं। अलीना नाज़िम सर सबसे पहले सर छुट्टी कर दे। शाबाश। चलें एक और समझदार बंदे से पूछ लेते हैं, नादिया नसरीन। सर छुट्टी दे दें प्लीज। नास्ता, अल्लाह ओके सर। डॉक्टर साहब वो मैसेज करते, दूसरी क्लास है, वो जी छुट्टी सर, वो नहीं है। मैंने कर दिया था। जी हाँ कर दिया ओके, मैंने। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह न्यूरो। ओके सर। अल्लाह।